पंजाब के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कॉपी बंद करेंगे, देखते जाएंगे। ठीक है। पंजाब एक्चुअल में राजस्थान पिछली क्लास में कंप्लीट किए। ओके। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है, याद रखना, पंजाब शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये फारसी भाषा के दो शब्द को मिलाकर हुई है। फारसी भाषा में पंच और आब दो शब्दों को मिलाकर, ठीक है, पंजाब शब्द की उत्पत्ति हुई है। पंच का अर्थ होता है पांच। क्या बोल रहा हूं? पांच। आप का संबंध नदी व पानी से बताया गया है। तो ऐसा क्षेत्र जो 5 नदियों का क्षेत्र था, ठीक है, 5 नदियों का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र को पंजाब कहा गया। आज़ादी से पहले पाकिस्तान और भारत एक था, तो ये पंजाब से लगा हुआ जो पाकिस्तान का बेल्ट है, इसको इंटीग्रेटेड पाकिस्तान और भारत में जहाँ पर 5 नदियों का क्षेत्र बना, 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र बना, उसको पंजाब कहा गया। ओके। एक्चुअल में पंजाब में 5 नदियों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, पर पंजाब को प्राचीन समय में सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। अगर वैदिक काल की बात पढ़ेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे तो एक्चुअल में सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमको निकालना है। एक तो मैं बोला आपको पंजाब, पंजाब का शाब्दिक अर्थ पंचधनाब, 5 नदियों के क्षेत्र के कारण पंजाब शब्द की उत्पत्ति हुई है। फारसी भाषा के 2 शब्द पंचधन आब से पंजाब शब्द की उत्पत्ति हुई है। पंजाब में 5 नदी, जैसे एक तो आपका सतलज है। क्या है? सतलज। सतलज के बाद व्यास, क्या बोला? व्यास। व्यास के बाद रावी, रावी के बाद चिनाब, और चिनाब के बाद झेलम। याद करते जाओ ना। इन 5 नदियों के क्षेत्र को, ठीक है, पंजाब कहा जाता है। देखो, जैसे एक नदी बह रही है और इस नदी के साथ एक और अन्य नदी है, इसकी सहायक नदी है, ऑक्सिलरी नदी। तो इनके बीच में जो मैदानी क्षेत्र निर्मित होता है, इसी को, अगर 2 नदी है तो 2 आब क्षेत्र, 5 नदी है तो पंजाब क्षेत्र। नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आब। क्लियर? नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग आब कहते हैं। और इसीलिए याद रखना, फारसी शब्द पंचधन आब से पंजाब शब्द की उत्पत्ति हुई है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें 5 नदियों का क्षेत्र बनता है। क्लियर? अब 5 नदी में कौन कौन सी नदी है? तो एक है सतलज, दूसरा कौन सा है? व्यास, तीसरा कौन सा है? रावी, फिर चिनाब और झेलम। ओके। अब बेटा मैं यहां से 2 पॉइंट निकाला। पंजाब मतलब इंटीग्रेटेड वाला फॉर्म, पंजाब और पाकिस्तान। आज वर्तमान में जो इन नदियों का, जो पंजाब क्षेत्र का जो बेल्ट है, वो अधिकांश नदियां जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जैसे सतलज है ना, सतलज है, व्यास है, चिनाब है, रावी है। तो इस प्रकार से, ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादा इसका एक्सपांसन है। वर्तमान में प्राचीन समय से नाम चला आ रहा है, इस कारण से नाम आज भी पंजाब है। ओके। जैसे हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में मैं बोलूंगा आपको वैदिक काल। तो वैदिक काल में इस क्षेत्र को पाकिस्तान और पंजाब का जो बेल्ट है, मतलब सिंध प्रांत और पंजाब का जो बेल्ट है, वो क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। 2 क्वेश्चन निकल गए। सप्त सैंधव प्रदेश। तो आपको याद रखना है बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। ओके। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, 7 नदियों के क्षेत्र को क्या कहते थे? सप्त सैंधव। ओके। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकालेगा एग्जाम में कि ये जो 5 नदियां हैं, इनके वैदिक काल में क्या क्या नाम थे? मतलब प्राचीन काल, प्राचीन नाम। तो एक साइड में आपका नदी के नाम और एक साइड में उसके प्राचीन नाम रख देता है एग्जाम में। तो सतलज को सतुद्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सतुद्री।
व्यास को बिपाशा, क्या बोला? बिपाशा, बिपाशा। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम पौरुषणी, क्या बोला? पौरुषणी। क्लियर? चिनाब का प्राचीन नाम, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी, क्या बोल रहा हूं बेटा? अस्कनी। जबकि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, क्या है? वितस्ता। ओके, ये 5 नाम है ना, याद करना है, ये क्वेश्चन है, मैथ द कॉलम में आएगा। आपको मैं बोला कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री, क्या नाम है? सतुद्री। ओके, व्यास का बिपाशा, व्यास का बिपाशा, रावी पौरुषणी, ठीक। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है पौरुषणी नदी, याद रखना, रावी नदी। ओके, चिनाब का अस्कनी, झेलम का वितस्ता। 5 नदियों का क्षेत्र होने के कारण हम पंजाब को क्या बोलते हैं बेटा? पंचधन। आपसे इस राज्य का नाम क्या पड़ा है? पंजाब। ओके, याद रहेगा? क्लियर? तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है। 5 नदियों के कारण इस राज्य का नामकरण क्या पड़ा है? तो पंजाब। अब इसको प्राचीन समय में सप्त सैंधव प्रदेश, क्या बोला? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी, अब देखो, भारत आजादी के बाद भारत पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। आजादी से पहले यह ऑप्शन रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों आपस में। तो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनका पहले से ही मतलब एक ड्रीम था कि कैसे भी करके मैं आपका एक मुस्लिम राष्ट्र की निर्माण करूं, मुस्लिम राष्ट्र को निर्मित करूं। तो इसीलिए याद रखना बेटा, पाकिस्तान है ना एक अलग कंट्री के रूप में उभर कर आया 1947। तो जो पंजाब के क्षेत्र थे, क्लियर, जो पंजाब के क्षेत्र थे, अब वो 2 भागों में बढ़ गए। तो इधर जो पाकिस्तान लगा हुआ है, पंजाब से लगा हुआ ये कॉर्नर क्या है? आपका पाकिस्तान। क्लियर? यहां से सीमा लग रही है पाकिस्तान की। समझ में आ रहा बात? ये तो पूरा नीचे तक है, पर इधर से अपन लोग देखेंगे राजस्थान वगैरह का बेल्ट। क्लियर? तो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और ये जो हमारे वर्तमान पंजाब है, एट प्रेजेंट जो पंजाब है, इनकी राजधानी थी बेटा लाहौर। पर पाकिस्तान के विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चले गया। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि इस पंजाब की राजधानी हमको बनाना, ठीक है। तो पंजाब की राजधानी याद रखना बेटा, ये पंजाब की राजधानी याद रखना चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो पंजाब के साथ साथ संयुक्त रूप से हरियाणा की भी राजधानी है, ज्वाइंट कैपिटल है बेटा ये। तो पंजाब और हरियाणा दोनों का ज्वाइंट कैपिटल क्या बनता है? आपका चंडीगढ़। ओके, मैं बोला आजादी के बाद पंजाब की राजधानी लाहौर, जो कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, पाकिस्तान के हिस्से में आ गया लाहौर। तो चंडीगढ़ को याद रखना बेटा, नियोजन के तहत प्लान करके, ठीक है, तैयार किया गया। प्लान सिटी ऑफ, ठीक है, इंडिया, द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। भारत का आजादी के बाद भारत का पहला प्लान करके नियोजन के तहत, है ना, योजना के तहत जो बसाया गया शहर है वो कौन सा है? चंडीगढ़। क्योंकि पंजाब की राजधानी हमको बनानी थी, इस पंजाब की राजधानी बनानी थी। ओके, तो हम क्या किए, जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो शिवालिक हिमालय के तराइन वाले क्षेत्र में, नीचे वाले हिस्से पर, ठीक है, एक शहर को प्लान करके नियोजित करके बसाया गया, जिसको चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा हूं? चंडीगढ़। यह आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ याद रखना, भारत का पहला प्लान सिटी, नियोजित शहर। क्लियर? इट वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला नियोजित शहर, भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़। जब कोई शहर बसाया जाता है तो उसके डिजाइन करता होते हैं, डिजाइन करके उसको बसाया जाता है। याद रखना बेटा, इसके डिजाइन करता ली कार्बूजियर है। कौन है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर, याद रखना बेटा, ली कार्बूजियर, इसके डिजाइन करता ली कार्बूजियर। अब जब कोई शहर बस रहा है तो वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बसाया जाएगा, इसीलिए यहां बड़े बड़े उद्यान बनेंगे,
तो यहां पर याद रखना है, एक तो याद रखना है बेटा रॉक गार्डन है फेमस, है ना। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़। रॉक गार्डन क्या होता है? जैसे आपका घरेलू उत्पाद है, घर से निकलने वाला जो कि वेस्टेज मटेरियल होता है ना, और कारखानों से निकलने वाला जो वेस्टेज मटेरियल होता है, ओके, इनका रीयूटिलाइजेशन करना, है ना, रिन्यूअल करके इनको फिर से क्या करना, यूज करना। तो याद रखना बेटा कि जो रॉक गार्डन तैयार किया गया है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को याद रखना घरेलू तथा औद्योगिक कचरे से निर्मित किया गया है। उस कचरे को रीयूज करके उस गार्डन को एक सुंदर तरीके से तैयार किया गया, इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक गार्डन, जो किसी भी वेस्टेज मटेरियल का रीयूज करके क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, रॉक गार्डन। पहला मैं बोला पंजाब प्लस हरियाणा ज्वाइंट, संयुक्त रूप से राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है, चंडीगढ़। प्लान सिटी ऑफ इंडिया, इट वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़। क्योंकि पंजाब की राजधानी बनानी थी, तो पंजाब की राजधानी लाहौर शिफ्ट हो चुकी थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि पंजाब का कोई ना कोई कैपिटल होना चाहिए, तो इसलिए चंडीगढ़ शहर को बसाया गया। बसा कर प्लान करके शिवालिक के तराइन वाले क्षेत्र में, निचले वाले हिस्से में, है ना, पैरेलल तरीके से एक शहर की स्थापना की गई, नियोजित शहर बनाया गया। इसके डिजाइन करता कौन है, ली कार्बूजियर। यहाँ क्या है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, क्या बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है बेटा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोहाली। क्या बोला, मोहाली। मोहाली कहाँ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। ओके डियर, यहां पर याद रखना कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स है डियर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स याद रखना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया गया जहां पर याद रखना पंजाब का विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय, और याद रखना बेटा सचिवालय। क्या बोला, सचिवालय, ये सब निर्मित है यहाँ। इसी को हम लोग क्या बोले, कॉम्प्लेक्स कैपिटल। तो बोलो चंडीगढ़ समझ में आया। चंडीगढ़ याद रखना बेटा सबसे पहले कॉर्नर में, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, हरियाणा तथा पंजाब की संयुक्त ज्वाइंट कैपिटल, हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़। इस चंडीगढ़ को याद रखना बेटा भारत का पहला नियोजित शहर, भारत का पहला प्लान सिटी। इट वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। हु वॉज द डिजाइनर ऑफ चंडीगढ़, याद रखना बेटा ली कार्बूजियर ने इसको डिजाइन करके तैयार किया। ओके, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, क्या है, रॉक गार्डन। ओके, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें घरेलू कचरा तथा औद्योगिक कचरा जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं इनका रीयूज करके एक सुंदर तरीके से क्या बनाया जाता है बेटा, आपका गार्डन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रॉक गार्डन। यहाँ मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, प्लस याद रखना बेटा कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें पंजाब हरियाणा का विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और क्या बोला, सचिवालय स्थापित है। ओके डियर, ठीक है, ये है आपका चंडीगढ़। 5 नदियों का क्षेत्र होने के कारण पंजाब को, है ना, पंच का अर्थ होता है 5, आप मतलब 2 या 3 या 4 या नदी के बीच का क्षेत्र, यह आप कहलाता है। आपका अर्थ पानी और नदी से संबोधित किया गया है, रिलेट किया गया पानी और नदी से, तो 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा गया। 5 नदियों में शामिल है, इसलिए पंजाब की प्रमुख नदियों में एक तो सतलज है, क्या है, सतलज के बाद क्या है, व्यास के बाद क्या है, रावी के बाद क्या है, चिनाब के बाद झेलम। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री, सतलज का प्राचीन नाम व्यास का विपाशा, व्यास का रावी, पौरुषणी नदी ना, प्राचीन समय में इसको पौरुषणी नाम से जाना जाता था। ओके, चिनाब का अस्कनी, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी, और याद है झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा गया। पंजाब में याद रखना भाषा जो बोली जाती है पंजाबी, ठीक, क्या बोला, पंजाबी। पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी। पंजाब में त्योहार मनाया जाता है, याद रखना बैसाखी, क्या बोला, बैसाखी, क्या बताया, बैसाखी। लोहड़ी, क्या बोला, लोहड़ी, लोहड़ी त्योहार मनाते हैं लोग।
ओके ठीक। बैसाखी और लोहरी इन लोग डांस करते हैं बेटा, क्या करते हैं? तो भांगड़ा पुरुष वर्ग, जब पुरुष नाचेगा तो भांगड़ा, और इसी को महिला नाचेगी, याद रखना बेटा, महिला नाचेगी या स्त्री नाचेगी तो गिद्धा। क्या बोला? गिद्धा। तो भांगड़ा तथा गिद्धा नृत्य करते हैं इन लोग, भांगड़ा तथा गिद्धा नृत्य करते हैं। इन लोग का सरनेम होता है सी। सी का अर्थ होता है शेर। सी का अर्थ क्या होता है? शेर। अपन लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में अभी, तो अपन लोग बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों को क्या कहा? सी। सी का अर्थ क्या होता है? शेर। जबकि इन लोग का है ना फीमेल सरनेम होता है कौर। क्या होता है? कौर। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी पुत्रियों को क्या कहा बेटा? याद रखना, राजकुमारी। क्या कहा? राजकुमारी का अर्थ क्या होता है? कौर। खालसा पंथ के बारे में पढ़ेंगे, अमृतसर की पूरी स्टोरी बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर पहले तो हमको पंजाब का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक। पंजाब की प्रमुख नदी है सतलज और व्यास और रावी, फिर झेलम, फिर वितस्ता, झेलम के बाद चिनाब। 5 नदियों का क्षेत्र है। कौन सी भाषा बोलते हैं लोग? पंजाबी। कौन सा त्योहार मनाते हैं? बैसाखी और लोहड़ी। कौन सा नृत्य करते हैं? भांगड़ा। पुरुष वर्ग करेगा तो भांगड़ा, महिलाएं करेंगी तो गिद्धा। क्लियर हो रहा है? याद रहेगा? पक्का? ठीक। आगे बढ़े। वेरी गुड। देखो इधर, कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। हाँ, वैदिक काल में इस क्षेत्र को पंजाब, एक्चुअली पंजाब ये छोटा सा पंजाब था नहीं, ये पूरा बेल्ट पाकिस्तान का बेल्ट कृषि के लिए बेस्ट भूमि। समझ में आ रहा है? क्योंकि नदी का दोआब क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी, मनमाने, समझ में आ रहा है? दोआब क्षेत्र होने का एग्रीकल्चर बेस्ट, इसलिए तो है ना भारत में कृषि में महत्वपूर्ण योगदान पंजाब का है। कृषि में, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा। इसीलिए देखना जितने भी पंजाबी लोग किसान, और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े गाड़ी हार्वेस्टर को चलाने के लिए पंजाब से लोगों को बुला बुला कर चलवा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पूरा बेल्ट एग्रीकल्चर बेस्ड है, बेल्ट है, कृषि पर आधारित क्षेत्र था। अब पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा अपन लोग तोड़ दिए, तो जो पंजाब एक्चुअल में था वो पंजाब का आधा भाग टूट गया। तो जो बचा हुआ पंजाब है वो ये है, पान का जैसा स्ट्रक्चर है, देखो पान के पत्ते के जैसा, है ना? तो ये पंजाब है। अब इसी पंजाब में 5 नदियों क्षेत्र, प्रमुख नदियां जितनी भी नदियां हैं सब पाकिस्तान में, इधर से बह के थोड़ा थोड़ा क्या निकल जा रही है? पाकिस्तान। समझ में आ रहा है बात? तो ये पंजाब है बेटा। पंजाब एक्चुअल में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन वाला बेल्ट है ना? अनुसूचित जाति बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं बोल रहा हूं, जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, प्रतिशत वैल्यू में सबसे ज्यादा ये कहां है? पंजाब। ओके। वन आच्छादित क्षेत्र, वन भी आपको थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, 1 0 है। समझ में आ रहा है? तो अपन नदियों का क्षेत्र है बेटा, दोआब क्षेत्र है, उससे अपन लोग रिलेट करेंगे। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश, इसको वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में इस क्षेत्र को सब 7 नदियों के बीच का क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? सप्त। ओके। यहां तक देखो क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? वेरी गुड। देखिए ये हमारा चंडीगढ़ है। ओके। चंडीगढ़ से इधर अपन हरियाणा, और हरियाणा होते हुए दिल्ली, तो ये हरियाणा का बेल्ट है। यहां से ऐसा निकाल रहा हूं, ठीक है? ये हरियाणा है बेटा। क्या है? हरियाणा। और हरियाणा होते हुए क्रॉस करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? दिल्ली। दिल्ली से सड़क निकाल रहा हूं, दिल्ली से याद रखना बेटा सड़क निकाल रहा हूं। ये सड़क है आपका NH1। क्या बोल रहा हूं? NH1। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पटियाला। क्या बोला? पटियाला। क्या बोला? पटियाला से भागा हूं
तो पाया हूं जालंधर, क्या है? जालंधर। ओके। पटियाला, चंडीगढ़, चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर, लुधियाना। ओके, क्या बोला? लुधियाना, क्या है? लुधियाना। ओके, ये पटियाला है, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर। ओके, अमृतसर से ये रोड ऐसे आगे निकलेगी और अमृतसर से पहले ही एक रोड ऊपर कर जाएगी जम्मू कश्मीर तक। समझ में आ रहा है बात? ऐसा ये है नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A। ये NH1, ये क्या है? NH1, ये NH1, ये NH1A। ओके, NH1A। समझ में आ रहा है डियर? NH1A। तो अमृतसर से देख, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली हरियाणा होते हुए पंजाब, और 1 से काटे 1A जो कहां निकल गया? जम्मू कश्मीर। ओके, समझ में आ रहा है? ये अमृतसर है, क्या है? ये अमृतसर है, जबकि ये है पठानकोट। क्या बोला? पठानकोट। ये पठानकोट है ना? क्या बोला? पठानकोट। ये पठानकोट है, जबकि ये है अटारी। क्या है? अटारी। ये अटारी है, क्या है डियर? अटारी। बोलो, समझ में आ रहा है? चंडीगढ़ को मैं बताया, चंडीगढ़ पंजाब सहित हरियाणा दोनों का ज्वाइंट कैपिटल है बेटा, संयुक्त राजधानी, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, दैट मीन्स इसका सीधा प्रशासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। इसका प्रशासन केंद्र के संरक्षण, केंद्र के अधीन है। चंडीगढ़ का प्रशासन किसके अधीन है? केंद्र के। चंडीगढ़ एक भारत का नियोजित शहर है, प्लान सिटी है। इट इज अ प्लान सिटी ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, डिजाइन करता ली कार्बुजियर। रॉक गार्डन इज सिचुएटेड हियर, रॉक गार्डन। ओके, रॉक गार्डन मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। ओके, कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें विधानसभा भवन है, विधानसभा के साथ उच्चतम न्यायालय है और सचिवालय। पटियाला, क्या बोला? पटियाला को याद रखना बेटा, पटियाला में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर खेल संस्थान, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, याद रहेगा? सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था। चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पटियाला, फिर कहां जाएंगे? जालंधर, जालंधर के बाद लुधियाना। देखो ध्यान से लुधियाना, लुधियाना को याद रखना बेटा। आगे आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक, दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत इतिहास में, दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में एक तो होगा गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश के बाद याद रखना तुगलक वंश। कौन सा बोल रहा हूं? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। क्या? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। क्या? लोधी वंश। ओके डियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश में एक शासक होंगे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के नाम पर, बहलोल लोधी के द्वारा लुधियाना, लोधी वंश के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया? लुधियाना। पहले तो मैं बोला सुभाष चंद्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्लियर? याद रहेगा? ये कौन सा स्पॉट है? पटियाला। पटियाला में सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। लुधियाना को बसाने वाला बहलोल लोधी। लोधी वंश के शासक कौन है? बहलोल लोधी। ओके, जालंधर, जालंधर में याद रखना बेटा, महेंद्र सिंह धोनी देखे क्या? उसमें जब धोनी के लिए जो पंजाबी रिकमेंड करते रहता है कि मैं इसको क्रिकेट का बैट दिला दो, तो बार बार पंजाब फोन करता है। ओके, याद रहेगा? खेल की सामग्री, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा? पटियाला।
खेल की सामग्री कहाँ मिलेगी? जालंधर। क्रिकेट का बैट फेमस किसके लिए है? क्रिकेट का बैट। एक्चुअल में देवदार का वृक्ष होता है, देवदार वृक्ष, क्या बोल रहा हूं, जिससे क्रिकेट का बैट निर्मित किया जाता है। स्पंज जैसा लकड़ी होता है, कैसा बोल रहा हूं? स्पंज जैसा। तो महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखे होगे तो आप देखे होगे, जो पंजाबी रहता है उसका सपोर्टर स्पोर्ट्स दुकान जो खोल कर रहता है रांची में, तो वो क्या करता है, अपने किसी रिलेटिव को बार बार फोन करता है, वो जालंधर फोन करता है कि आप बैट दे दी, पहले बैट देने से मना कर देता है। धोनी कोई फेमस प्लेयर थोड़ी था पहले, तो जब फेमस आप होगे नहीं तो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, जैसे ही आप फेमस हो जाओगे तो लोग ऑटोमेटिक आएंगे। सुल्तान मूवी देखे, जगह जगह जाता चंदा मांगने, कोई नहीं देता, कुकर वाला देता बेचारा, कुकरेजा कुकर, सुने हो कि नहीं? अरे यार, आपको स्पॉन्सर कौन कर, अभी मैं बोलूंगा आ रहा ट्यूटोरियल चला रहा हूं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, बच्चे लोग का भविष्य बना रहा हूं। मान लीजिए जिंदल स्टील प्लांट जाकर मैं बोला चंदा दीजिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, बोलेगा दफा हो जाओ यहां से। और अगर मैं 100 डिप्टी कलेक्टर बना चुका हूं, इन दैट केस, समझ में आ रहा है? तो मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। उसका वो खुद फोन करेगा, साहब आ जाइए, पैसा ले जाइए, मेरे यहाँ अपना बैनर लगा दीजिए। समझ में आ रहा बात? दोनों में अंतर है। तो पहले ना बेटा नाम बनाओ, पहले पैसा नहीं बनाया जाता, पहले क्या बनाया जाता है? नाम। नाम बनने के बाद पैसा ऑटोमेटिक। जालंधर को याद ना, खेल की सामग्री क्या मिलेगा? खेल की सामग्री। बोलो समझ में आ रहा है? याद रखते जाओ ना, खेल की सामग्री। खेल की सामग्री हमको कहाँ मिलेगी? जालंधर। सबसे पहले मैं बोला चंडीगढ़, पटियाला, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, सुभाष चंद्र बोस खेल। मैं बोला जालंधर, क्या बोला? खेल की सामग्री यहां से मिलेगी। बहलोल लोधी के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? अब क्या देखना है? ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट। अमृतसर। अमृतसर एक्चुअल में इसका प्राचीन नाम रामदासपुर था, रामदासपुर। अमृतसर का प्राचीन नाम क्या था? रामदासपुर। सिखों में 10 गुरु के बारे में पढ़ेंगे। सिख संप्रदाय में सिखों के 10 गुरु हुए। सिखों के कितने गुरु हुए? 10। 10 गुरु में चौथे गुरु का नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने, किसने? अकबर ने 500 बीघा जमीन दान पे दिया। 500 बीघा जमीन दान पे दिया, डोनेट किया। ठीक है, 500 बीघा, देखो बीघा मतलब समझते हो, हर एक क्षेत्र में बीघा का अलग अलग मतलब होता है। जैसे आपका किसी भी लैंड को, भूमि को नापने का एक पैमाना होता है। जैसे अभी आप लोग एकड़ में नापते हो, इतना एकड़ जमीन, इतना डिस्मिल जमीन, इतना वर्ग फुट जमीन बोलते हो ना। तो याद रखना बेटा, बीघा ना हर एक क्षेत्र में अलग अलग पैमाना है। तो अब इतना, बस इतना जानो कि 1 बीघा, पंजाब के क्षेत्र में 1 बीघा का मतलब होता है 0.25 एकड़। 1 एकड़ का चौथा हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? 1 बीघा। बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाने नहीं बैठा हूं ना भाई, ठीक। ये मान लो 1 एकड़ है, तो इस एकड़ का 1/4 हिस्सा, ये क्या है? बीघा। समझ में आया? तो ऐसे क्षेत्र को याद रखना बेटा, बीघा क्षेत्र कहते हैं। 1 एकड़ का 1/4 मतलब 0.25 एकड़। 1 बीघा बराबर कितना होता है? 0.25 एकड़। पंजाब के क्षेत्र में वही अलग अलग क्षेत्र में बदल जाता है, कोई 2.7 मानेगा, कोई 2, अलग अलग जमींदारी क्षेत्र में अलग अलग पैमाना होता है। ओके, क्लियर? तो कितना बीघा बोल रहा हूं? 500। अकबर, मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर सिखों के चौथे गुरु। गुरु का नाम क्या है? गुरु रामदास। गुरु रामदास कितना बीघा जमीन दिया? 500 बीघा जमीन दिया। याद रखना बेटा, इस 500 बीघा जमीन में अमृतसर शहर की स्थापना की गई, अमृतसर को बसाया गया। तो बसाने वाले कौन थे? गुरु रामदास। इसीलिए याद रखना बेटा, अमृतसर का प्राचीन नाम क्या था? रामदासपुर। ओके, याद रहेगा। सिखों में 5वें गुरु कौन सा बोल रहा हूं? 5वां अर्जुन देव। कौन बोल रहा हूं? अर्जुन देव आएंगे। इसी अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे?
स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने वाले कौन हैं? अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना। ओके, यहीं पर अमृतसर सरोवर, क्या है? अमृतसर सरोवर, अमृतसर सरोवर बनवाया। अमृतसर सरोवर जो याद रखना, मंदिर के जस्ट बगल में जो एक तालाब है, सरोवर है, इसको याद रखना अमृतसर के नाम पर अमृतसर सरोवर कहते हैं। ओके, बनवाने वाले कौन थे? अर्जुन देव। ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है। हम लोग सिखों में 10 गुरु पढ़ेंगे, 10 में 4 के नाम तो याद होना चाहिए। पहला गुरु नानक देव, अभी बताऊंगा सबको। पहला कौन है? 10 गुरु बोल रहा हूं ना, 10 गुरु। 10 गुरु में पहला है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने, याद रखना बेटा, गुरु नानक देव ने, ठीक है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की, गुरु नानक देव। ओके, और याद रखना बेटा, लंगर प्रथा, लंगर प्रथा, लंगर प्रथा की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव है ना। तो सिखों में प्रमुख में सबसे पहले गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, याद रखना। तो गुरु नानक जयंती मनाते हैं तो पहले गुरु है। क्लियर? पहला याद रहेगा, पहला, पहले के बाद याद रखना चौथा गुरु रामदास। गुरु रामदास। अकबर ने 500 बीघा जमीन देकर इनको अमृतसर शहर बसाने के लिए एक प्लेस दिया। किसको दिया? रामदास को। इसीलिए गुरु रामदास के बाद कौन? अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया और क्या करवाया? तो अमृतसर सरोवर। याद रखना बेटा, 10वां गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले। आगे बताऊंगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में। पहले 4 नाम याद रखना है। पहला तो गुरु नानक देव, गुरु रामदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। 4 गुरु तो आपको जानने ही जानने। ठीक, याद रखना बेटा। स्वर्ण मंदिर, इसको हर मंदिर साहब कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर मंदिर साहब। हर मंदिर साहब, इसी को स्वर्ण मंदिर, इसी को अमृतसर सरोवर। ठीक है। सिखों में चौथे गुरु है गुरु रामदास। गुरु रामदास जी को अकबर, है ना, अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया। इसी 500 बीघा जमीन में अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा। अर्जुन देव यहीं पर स्वर्ण मंदिर बनाए। क्या? हर, है ना, क्या बोला? हर मंदिर साहब। क्या बोला? हर मंदिर साहब। ओके, ध्यान से सुनते जाओ ना एक एक पॉइंट को। हर मंदिर साहब, ये स्वर्ण मंदिर है बेटा। मंदिर के चारों ओर, है ना, जलाशय है, बीच में टेंपल है। तो मंदिर के चारों ओर क्या है? जलाशय। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अमृतसर जलाशय, अमृतसर सरोवर। ओके डियर, अमृतसर 1980 का दशक आ गया। 1980 इंदिरा गांधी का शासनकाल। इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, पीएम, आयरन लेडी। ओके, इधर 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इसी समय में पंजाब में याद रखना बेटा, खालिस्तानी, क्या बोल रहा हूं? खालिस्तानी याद रखना आंदोलन चरम सीमा पर था। क्या बोल रहा हूं? चरम सीमा पर क्या था? खालिस्तानी आंदोलन। को समझ पा रहे हैं? सिख संप्रदाय में एक वर्ग ऐसा बढ़ गया, ठीक, जो अपने आप को खालिस्तानी कहने लगे। उग्रवादियों का समूह। क्या बोल रहा हूं बेटा? उग्रवादियों का समूह। उग्रवादी मतलब समझ गए ना, जो उग्र प्रदर्शन करते हैं। उग्रवादियों का समूह, उग्र प्रदर्शन, है ना, हिंसा पर विश्वास करने वाले लोग, मार काट करने वाले लोग। ठीक, देखो सिखों में 5 का कॉन्सेप्ट है। 5 का, 5K, आगे बताऊंगा, केस कंघी सब बताऊंगा। अभी अपन लोग कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर से हिलना नहीं है, अमृतसर से हिलना ही नहीं है। अमृतसर में मैं बोला 1980 के दशक में। अमृतसर मतलब पंजाब, पंजाब, पूरे पंजाब के बेल्ट में। क्लियर? 1980 के दशक में। ओके, खालिस्तानी आंदोलन चरम सीमा पे बढ़ने लगा। पंजाब का एक वर्ग था जो अपने आप को खालिस्तानी वर्ग कहने लगा। इन लोग क्या कहले, जगह जगह उग्रवादी लोग क्या करने, जगह जगह आंदोलन करने लगे। समझ में आ रहा बात? क्लियर?
यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? अरे तुम्हारा मुंह देख के ना मेरे को ना डर लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं टाइप का। उग्रवादी बोल रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहे हो टाइप का लग रहा है। हिना खड़े हो, बोल। मैं ये बोल रहा हूँ उग्रवादी का मतलब क्या होता है? जो विद्रोह कर रहा है। हाँ बैठिए सरल शब्दों में, ठीक। तुम लोग चीला खाने वाले लोग, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, अपने ऊपर मत, मैं भी हूँ यहाँ, है ठीक है, मैं भी चीला खा के आया हूँ, ठीक। ऐसे ठग रहा हूँ मैं, है ना। पंजाब में जो पंजाबी वर्ग हैं उनमें एक वर्ग वो अपने आप को खालिस्तानी मानकर, खालिस्तानियों का आंदोलन चरम सीमा पर था 1980 के बाद है। ओके, तो इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन दिखाई दे रही है? इंदिरा गांधी। खालिस्तानियों ने जगह जगह विद्रोह किया और पृथक, समझ में आ रहा है, पृथक एक राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से, पृथक क्षेत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से कि एक खालिस्तान बसना चाहिए, पंजाब से अलग होकर क्या बसना चाहिए? जगह जगह आंदोलन करने लगे, जगह जगह आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह आंदोलन चल रहा था, चरम सीमा पर था। इसी समय में क्या है, जो खालिस्तानी उग्रवादियों का नेता था भिंडरावाले, क्या बोल रहा हूं? भिंडरावाले, नाम को भूलना नहीं बेटा। भिंडरावालेयों के साथ अनेक प्रकार के उग्रवादी समूह, ये याद रखना बेटा। 1984 में ये उस समय में अमृतसर में कब्जा कर लेंगे। अमृतसर में भी स्वर्ण मंदिर, किसको कब्जा कर लेंगे? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पर नियंत्रण हुआ इनका। ओके, उग्रवादियों का समूह। ये बात पता चला इंदिरा गांधी को, हाउ डेयर टू टच माई एरिया। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी याद रखना बेटा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाएगी। क्या चलाएगी? जो खालिस्तानी तथा उनके उग्रवादी समूह को, है ना, स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के उद्देश्य से, उग्रवादियों को, खालिस्तानी उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ये चला 1 जून से लेकर 8 जून तक। ओके, 1 जून से 8 जून तक ये आपका ऑपरेशन चलाया गया। याद रखना, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। कब? इन बिटवीन 1 जून से 8 जून। ओके, 1 जून से 8 जून तक, 3 जून को इंडियन आर्मी, ओके, मंदिर के भीतर प्रवेश करेगी और खालिस्तानी उग्रवादी जैसे कि भिंडरावाले और अन्य उग्रवादियों को मारने को सबसे पहले मंदिर में जल आपूर्ति बंद, वाटर सप्लाई करना बंद करने के बाद जब खालिस्तानी लोग परेशान होने लगे तो फिर अंधाधुंध गोली चलाई गई। ओके, तो अंधाधुंध गोली चलाई गई, उग्रवादियों को मार दिया गया। इसी में कौन मारा गया? भिंडरावाले। ओके, भिंडरावाले मारा तो गया, परंतु कुछ, है ना, दर्शनार्थी जो थे, जो अमृतसर में दर्शन हेतु गए हुए थे, उन लोग इस ऑपरेशन के कारण परेशान हुए। तो ये सिखों के मन में ये भावना बैठ गया है, सिखों के मन में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि सारा किया धरा किसका है? इंदिरा गांधी का। इनके कारण से हमारे सिख कम्युनिटी के लोग परेशान हुए हैं। ओके, और बाद में कहना, कुछ अक्टूबर की बात है, 1984 में ही अक्टूबर की बात है, इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे, याद रखना बेटा, ये पंजाबी थे। कौन थे? पंजाबी। इनके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसका? इंदिरा गांधी। ओके, समझ में आया? क्लियर है डियर? मैं बोला सबसे पहले अमृतसर का प्राचीन नाम रामदासपुर। उसको बंद करो, तो एसी चला रहा हूं, बंद करो। रामदासपुर, कंसंट्रेशन बना के पढ़ोगे ना, बोलो मत ना, सुनो, ठीक। अमृतसर का ओल्ड नेम रामदासपुर। ओके, रामदास इसलिए पढ़ा क्योंकि सिखों के 10 गुरु हुए। सिख संप्रदाय में 10 गुरु का कॉन्सेप्ट है। इस 10 गुरु में जो 4th नंबर के जो गुरु हुए वो हुए गुरु रामदास। कौन हुए? गुरु रामदास। गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन डोनेट करके अकबर के द्वारा अमृतसर शहर को बसाने के उद्देश्य से रामदास को 500 बीघा जमीन दिया गया। एक्चुअल में दिया उनकी पत्नी को गया था, ठीक है। अकबर के दरबार से 500 बीघा जमीन गिफ्ट में मिला। गुरु रामदास ने, ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर को बसाने वाला कौन? गुरु रामदास। इसीलिए अमृतसर शहर का प्राचीन नाम क्या था? रामदासपुर।
ओके। सिखों में जो पांचवें गुरु हुए वो हुए अर्जुन देव। इसमें ही अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण। स्वर्ण मंदिर को निर्मित किया, स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले अर्जुन देव। यही अमृतसर सरोवर है, अमृतसर सरोवर का निर्माण कराने वाले कौन है? अर्जुन देव। ओके, ये मंदिर है बेटा। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 गुरु में पांचवें और चौथे गुरु को इस मंदिर से जोड़ना है। उसके बाद में बोला कि आप पहुंच जाओ सीधा 1980 का दौर। इस 1980 में पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन, चुप रहो ना, खालिस्तानी आंदोलन चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर था। पंजाब से अलग होकर खालिस्तानियों का एक अलग सा बड़ा सा दल, पंजाबियों का ही दल, जो उग्र प्रदर्शन करने वाले लोग थे, है ना, इनका एक बड़ा दल ये क्या चाह रहा था कि हम खालिस्तान राष्ट्र का स्थापना करें, अलग पृथक, पंजाब से अलग होकर एक अलग क्षेत्र निर्मित करें, खालिस्तानियों का क्षेत्र। इसलिए जगह जगह में खालिस्तानियों का विद्रोह चल रहा था। अब ये विद्रोह इतना बड़ा कि ये पहुंच गए स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर को कंट्रोल कर लिए, है ना, उग्रवादियों के नियंत्रण में आ गया। खालिस्तानी उग्रवादी जिसके प्रमुख नेता थे भिंडरावाले, जिसको उस समय पंजाबी लोग अपना हीरो मानते थे, समझ में आया? आज वर्तमान में कोई भी ईश्वर का रूप मानते थे भिंडरावाले को, पर आज सब भिंडरावाले को गाली जरूर बकते होंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर पर नियंत्रण कर लिया। अमृतसर पर नियंत्रण, स्वर्ण मंदिर पर नियंत्रण, सारे उग्रवादी और भिंडरावाले का समूह कहाँ? मंदिर पे था, छिपा था। अब इस मंदिर से इन उग्रवादियों को बाहर करना था। यह बात पहुंची इंदिरा गांधी जी के पास, ठीक है। द आयरन लेडी याद रखना, इंदिरा गांधी तत्काल प्रभाव से, याद रखना बेटा, रिएक्शन इंडियन आर्मी को बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का प्रावधान किया गया। अमृतसर से खालिस्तानी उग्रवादियों को बाहर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 ये चला 1 जून से 8 जून तक। 8 जून तक पूरा योजना बनाकर पहले तो जल आपूर्ति सप्लाई, जल अप्लाई, वाटर सप्लाई बंद कर दिया गया। उसका 3 जून को इंडियन आर्मी मंदिर के अंदर प्रवेश की, और फिर इनके बीच में, खालिस्तानी और आर्मी के बीच में जो युद्ध हुआ वही ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर के खालिस्तानी लोगों को, उग्रवादी लोगों को मार गिराया गया, जिसमें भिंडरावाले भी मारा गया। ओके, परंतु कुछ धार्मिक श्रद्धालु लोग जो वहां उपस्थित थे, जिनको कंट्रोल करके भिंडरावाले उग्रवादी समूह लोग रखे थे, उन लोगों को भी क्षति पहुंची। इस कारण जो सिख कम्युनिटी के 2 बॉडीगार्ड थे, किसके? इंदिरा गांधी के, इनको मार दिया गया 1984 में ही। जून में घटना है, अक्टूबर में मार दिया जाए, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, अब हम पहुंच गए अप्रैल 1919, अमृतसर की ही बात है। मैं इतिहास में और डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, इतिहास के पन्नों में इस डेट को याद रखना, भूलना नहीं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, ठीक, क्लियर। अब था क्या? पंजाब में रॉलेट एक्ट जारी किया गया था। क्या बोल रहा हूं? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के गिरफ्तार करने का अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्लियर। अधिनियम कौन सा अधिनियम लाया गया? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था? किसी भी बड़े नेता को, है ना, उसकी गिरफ्तारी का वारंट बताए बिना, वारंट, देखो आपको कोई गिरफ्तार करेगा, ठीक है, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तब की बात करो, आप हमारे से संपर्क रखे हैं, आप पढ़ लिए, भारत संविधान पढ़िए, तो किसी भी पुलिस, है ना, अधिकारी के द्वारा आपको बिना वारंट बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखना, मूवी वगैरह भी देखते होगे आप, तो जब बड़े बड़े हीरो को या विलन को कोई पुलिस गिरफ्तार करने जाता होगा तो उस समय बोलता होगा, ठीक है, कि यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा बोलता होगा, तो सामने वाला बोलता होगा वारंट लाए हो, मेरे नाम का वारंट निकाले हो। समझ में आ रहा है बात? वारंट मतलब आपको आपके गिरफ्तारी का कारण बताना पुलिस को अनिवार्य है। अगर पुलिस के पास कोई कारण है तो बिना कारण के आपको उठाकर नहीं ले जा सकता, ठीक है। ऐसे ले जाते हैं यहाँ आसपास के लोग, क्योंकि आपका अनएजुकेटेड लोग हैं, उठा के धर के ले गए, पर अगर वही पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा जिसके पास एजुकेशन का पावर है, वही लड़ाई कर देगा। बिना वारंट के कैसे टच कर दिया, उस समय पुलिस वाला नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो अभी मुद्दा क्या है? 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहा हूं, अमृतसर में ही हूं मैं, और मैं बता रहा हूं कि इस समय पंजाब के क्षेत्र में, पूरे भारत में रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता था
कि बड़े बड़े नेता को अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहते, क्योंकि देखो 1920 में असहयोग आंदोलन भारत में है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, आगे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार करना है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी का बहिष्कार, अंग्रेजी माध्यम स्कूल को त्यागना है, हमको हिंदी माध्यम में पढ़ना है, अंग्रेजी कपड़ों को त्यागना है, हम लोग को धोती कुर्ता पहनना है, स्वदेशी का नमक कानून तोड़ेंगे, ये सब काम चल रहा है। तो इससे अंग्रेज फ्रस्ट्रेट है और वहीं वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अंग्रेज चाह रही थी कि भारतीय का समर्थन मिले, क्लियर है। तो कौन सा अधिनियम लाया गया? रॉलेट एक्ट अधिनियम। ओके, रॉलेट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बड़े नेता को बिना है ना उनकी गिरफ्तारी का कारण प्रस्तुत किए बिना क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया। तो पंजाब के 2 बड़े नेता हुए, ओके ठीक। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल, क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर, ओके। दूसरा थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, आगे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, किचलू किचलू, ओके क्लियर। अब पंजाब के 2 बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात पता चला पंजाबी लोगों को, हमारे नेता ला गिरफ्तार कर ली, समझ में आया बात? सब के सब इकट्ठा हो गए ना। अब इसी समय पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू का नियम क्या होता है? कर्फ्यू का नियम क्या होता है बेटा? कर्फ्यू में एक स्थान पर याद रखना 5 से अधिक लोग नहीं रह सकते। कोरोना वायरस, समझ में आ रहा है? पूरे भारत में कर्फ्यू लगा था, पूरे भारत में कहीं पर 2-3 लोग खड़े हुए, पुलिस का डंडा सीधा दौड़ा, भाग रहे, नहीं भागे हो? तुम लोग फिर जिंदगी नहीं जियो, हम लोग बहुत भागे, चौक में जाके खड़े होते थे, पुलिस भागो, समझ में आ रहा है बेटा? 5 लोगों से अधिक हम लोग खड़े नहीं हो सकते। अब यहां पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, जो बड़े नेता थे, कहां के? आपका पंजाब के, तो इनको गिरफ्तार करने के बाद याद रखना, इनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उसी समय पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ। तो इन लोग विरोध करते करते एक तो बाग में पहुंच गए जिसका नाम था जलियांवाला बाग। क्या बोला? जलियांवाला बाग। ओके, बाग में पहुंच गए, जलियांवाला बाग पहुंचे। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। यह बात पता चल गया जनरल आर डायर को। किसको बोल रहा हूं? आर डायर, आर डायर, ओके आर डायर बोल रहा हूं ना, जनरल आर डायर। ये लेफ्टिनेंट जनरल आर डायर अपने सेना को लेकर गया, अंग्रेजी सेना को, बोला बिना सूचना दिए, जो जलियांवाला बाग में जो इन लोग, एक्चुअल में ये त्योहार था बैसाखी का दिन। क्या था? बैसाखी। तो इन लोग सोचे बैसाखी मनाएंगे और हमारे नेता को गिरफ्तार किए तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, इनकी गिरफ्तारी जो है इनको रिहा करवा देंगे और यही त्योहार का त्योहार मना देंगे, है ना। मैदान का नाम क्या है? जलियांवाला, गार्डन का नाम क्या है? जल, है ना। बहुत सारे पंजाबी समूह से बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थे, सब इकट्ठा हुए। जनरल आर डायर आए, अंधाधुंध गोली चलाई गई। एक बड़ा नरसंहार पंजाब में देखने को मिलता है, पंजाब का नरसंहार कहते हैं इसको। ओके, नरसंहार डेटा निकालते हैं, 7379 लोग मारे गए, ऐसा बोलता है ना, आधिकारिक रिपोर्ट ऐसा बोलता है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अंधाधुंध गोली चलाई गई, क्लियर। कौन चलाया? आर डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोली कहां चलाई गई? जलियांवाला बाग में। उपस्थित हुए कौन? पंजाबी आपका कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, किनके लिए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के। ओके, कौन सा अधिनियम पूरा लागू था? रोलेट एक्ट। कर्फ्यू लगा हुआ था, रोलेट एक्ट के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू लगा तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने के नाम पर इन पर अंधाधुंध गोली चला दी गई। ओके, और इससे हमारे अधिकांश पंजाबी भाई बहन, है ना, माताएं, बुजुर्ग सब मारे गए। तो इसका परिणाम ये निकला कि भारत में, है ना, जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजी नीतियों का पूर्णतः बहिष्कार होने लगा और लोग अपने अपने जो उपाधि जो दिए हुए थे, उपाधि वाले टॉपिक में अपन लोग पढ़ेंगे कि, है ना, कैसे लोग अपना क्या करेंगे, टाइटल का त्याग करेंगे। भाई जैसे तुम मेरे को रायगढ़ का रत्न दिए, रायगढ़ रत्न, है ना, राहुल सर। अब मान लीजिए रायगढ़ में मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है एजुकेशन के नाम पर, तो मैं टाइटल को लेकर आलू थोड़ी छीलूंगा। भाई धर ले भाई, रायगढ़ का विधायक या रायगढ़ के बड़े नेता, तेरा टाइटल को, मैं अपने बच्चों के साथ हूं। समझ में आ रहा बात? उपाधियों का कहीं ना कहीं बहिष्कार, ये इसका एक बड़ा
है ना, परिणाम देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया, 1984, 1984। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा, अमृतसर। क्लियर, देखो तो इसको देखते जाइए, मैं पूरा इतिहास इसी में जोड़ दे रहा हूं। तुम मुझे समय दो, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारे को बेस्ट बना दूंगा। हमने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग कर लिए बेटा, समझ ले, अपने जीवन कुर्बान कर दी ना। तो मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ, अभी 3 दिन से हमारे घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो अभी मैं चल दूँ 3 दिन से शादी में, तो तुम्हारा तो ख़त्म खेल। नाचूंगा वहाँ वाह बोल के, तुम इधर नाचते रह जाओगे, तो खाना पीटना सोना उठना सब बेकार। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, समझे। एक गुरु को बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, और समय के साथ आप में भी ये सूझबूझ आने लगेगी, ठीक है। जो जिया वो दूसरे के लिए जिया, तो मतलब है ज़िंदगी का। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, सही बात है कि नहीं। लोभी है मान रहे हैं, पर कम लोभी है। देखे नहीं अब पंचायत मूवी, नहीं देखे, हट रे। अनुपमा देखे, पोगो नहीं देखे, तो क्या देखे तुम, तुम्हारे जीवन में क्या ही कर रहे हो तुम। मीना मीना बाजार मत जाना, झूला वूला झूलने, बता दे रहा हूं मैं। झूला फेंका गया है अभी 3-4 दिन पहले, न्यूज में देख रहा था। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है, तुम लोग झूला झूलने के लिए एक्साइटेड रहते हो। बेटा थोड़ा ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ो, है ना, जिंदगी बनाना है, छोटे तो बच्चे थोड़ी हो। अब ध्यान से देखिए, हमारे पंजाब में प्रमुख नदी है, याद रखना बेटा, प्रमुख नदी है सतलज, जो इस प्रकार से आ रही है हरियाणा होते हुए, ठीक है। तो इसी सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, ठीक है, हरियाणा में याद रखना बेटा भाखड़ा डैम है। क्या बोल रहा हूं, भाखड़ा, भाखड़ा डैम है ना, हरियाणा में है ये, ठीक। अभी इसको डिटेल करूंगा, भाखड़ा डैम, जबकि यहीं पर, ठीक है, ये है नागल। क्या बोला, नागल। तो नागल पंजाब में, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा और दोनों को इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या बोलते हैं, भाखड़ा नागल डैम, ठीक। अभी इसको डिटेल करूंगा। कौन सी नदी पर है, सतलज, सतलज नदी पर है। तो नागल है, नागल, यहीं पर बगल में एक शहर है रूपनगर। क्या बोल रहा हूं, रूपनगर। अभी इसको डिटेल करूंगा। चंडीगढ़ बसाया गया शहर है, प्लान सिटी सब बता दिए, पटियाला सुभाष चंद्र बोस खेल, जालंधर में खेल सामग्री, लुधियाना बहलोल लोधी, अमृतसर डिटेल कर लिए पूरा। अब क्या पकड़ना है, सतलज नदी। समझ में आ रहा है डियर, पूरे डैम के कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक, पूरे डैम के कॉन्सेप्ट को समझो, इतना पता रहना चाहिए। समझिए कि आप यूपीएससी लेवल में पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचिए। तो जैसे देखिए बड़ी नदी आती है ना, मान लीजिए नदी आ रही है, ठीक है, तो नदी के पानी को जमा करके रखते हैं, ऐसा समझ में आ रहा बात। तो जैसे ये मानव निर्मित तरीके से, मानव के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से जमा किया जा रहा है, यहां डैम बना दिया गया। समझ रहे हैं बात को, ये डैम क्या है, ये डैम, ऐसा डैम बना दिया गया। समझ में आ रहा है ना बात, ये क्या है, डैम। तो मान लीजिए ये भाखड़ा डैम है। कौन सा डैम है, भाखड़ा। भाखड़ा डैम कहाँ है, तो आपको पता चल गया आप कहाँ है, हरियाणा की हिमाचल प्रदेश, हाँ, हरियाणा में कि हिमाचल प्रदेश में, हाँ? अद्भुत हो तुम लोग। मैं गलत बता दिया क्या, हिमाचल प्रदेश है ना, अपडेट करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ थोड़ा गलती कर रहे हैं अपन, ये हरियाणा, हरियाणा के ऊपर में क्या लग गया, अब हिमाचल प्रदेश क्या लग गया डियर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो जो भांगड़ा है,
है ना, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसको थोड़ा अपडेट करना डियर, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि जो नदी आ रही है वो नदी कहां से आ रही है बेटा? हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है? हिमाचल प्रदेश में हम लोग बना लिए भाखड़ा, ठीक। अब इधर जो नदी जा रही है ये नदी पहुंच गई पंजाब। ये हिमाचल है, क्या बताया? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश और ये हमारा क्या हो गया? पंजाब। क्या हो गया? पंजाब। तो पंजाब में नांगल डैम, क्या बोल रहा हूं? नांगल डैम। और इसी को इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या बोलते हैं? भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे नदी में भयंकर पानी है और भयंकर वेग है, तो उसके वेग को कम करने के उद्देश्य से उसका पानी को जमा करने, ठीक है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक तो पर्पस होता है इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य से सिंचाई परियोजना को लागू करना, इरिगेशन को लागू करना। दूसरा है फ्लड कंट्रोल, क्या बोल रहा हूं? फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण करना, है ना, बाढ़ को नियंत्रित करना, बाढ़ नियंत्रण करना। तीसरा विद्युत का उत्पादन करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना। और चौथा याद रखना पेयजल, क्या बोला? पेयजल। इन सब उद्देश्यों को लेकर डैम का निर्माण करते हैं। जब उद्देश्य एक से अधिक हो जाता है बेटा तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में आजाद भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। इन उद्देश्यों को लेकर सिंचाई परियोजना, फ्लड कंट्रोल, विद्युत उत्पादन, पेयजल, इन सब को लेकर। पेयजल तो हालांकि प्रमुख नहीं होता, पेयजल की आपूर्ति छोटे मोटे जलाशय से हो जाती है, पर ये तीन प्राइमरी रीजन रहते हैं। एक तो रहता है सिंचाई, दूसरा फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोडक्शन। इन सब को लेकर बांध का निर्माण किया जाता है। याद रखना भाखड़ा जो है ये कंक्रीट गुरुत्वीय डैम का उदाहरण है। भारत में सबसे प्रमुख कंक्रीट, क्या बोल रहा हूं? कंक्रीट गुरुत्वीय डैम है ये। कंक्रीट ग्रेविटी डैम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ओके, क्या होता है कंक्रीट ग्रेविटी डैम में? बड़े 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 पत्थरों को जिनका ग्रेविटी ज्यादा, मास ज्यादा, उसको पानी के अंदर डालकर एक डैम बनाया गया ताकि पानी आए। अब सोचो जैसे मान लीजिए इस छोटा सा रूम है, इसमें एक वॉल है ना, 4 इंची दीवार बोलते हैं, एक ईटा का बनता है 4 इंची दीवार, ठीक है। अब इस दीवार में पानी आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, मान लीजिए बाढ़ आया तो दीवार को तोड़कर निकल जाएगा। पर इसमें अगर मोटा मोटा लेयर का अगर दीवार बनाऊं, समझ में आ रहा है? मोटा मोटा लेयर का मतलब भयंकर मोटा, ग्रेविटी ज्यादा, कंक्रीट पत्थर से, तो इसलिए कंक्रीट ग्रेविटी, क्या बोल रहा हूं? कंक्रीट ग्रेविटी से बनाऊंगा डैम को अगर, तो भयंकर बड़ा डैम बनेगा, मजबूत डैम बनेगा और जिससे जल का वेग क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए याद रखना बेटा भाखड़ा डैम जो है, ये भाखड़ा डैम ये आपका याद रखना बेटा, है ना, ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। अब इसका पानी रिलीज होगा, खोलेंगे तो उसको पिकअप करना है, तो इसलिए याद रखना नागल एक पिकअप डैम है। क्या है? पिकअप डैम, जो इसके पानी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर एक खोल दिया गया तो दूसरा संभाल लेगा। समझ में आ रहा है ना? तो पहले याद रखना भाखड़ा नागल डैम भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देश्य क्या होता है? सिंचाई, सिंचाई के साथ साथ क्या बोला? बाढ़ कंट्रोल, बाढ़ कंट्रोल के साथ साथ क्या बोला? विद्युत का उत्पादन। ओके, ये कैसा है? गुरुत्वीय, कंक्रीट गुरुत्वीय डैम है। ये कैसा है? पिकअप डैम है। कैसा डैम है? पिकअप डैम। ओके, इसका निर्माण 1948 में, 1948 में भारत आजादी के बाद शुरू हुआ। क्लियर? एक्चुअल में सपना था किसका? तो याद रखना बेटा श्री छोटू राम। ऐसे जो इस डैम को बनाने में जो सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी के, श्री छोटू राम। सब डिटेल में आप बाद में पढ़ना मोटा मोटा, है ना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने याद रखना बेटा इसको, इस डैम को जब बंद कर दिया, तैयार हो गया और भारत के लिए महत्वपूर्ण डैम कहलाया। इसीलिए याद रखना इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। ये स्टेटमेंट जारी किया जाता है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते हैं? तो भाखड़ा नागल डैम। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आया क्या पूरा कहानी? बोलो हाँ कि नहीं? अब ये डैम है तो मतलब पानी इकट्ठा हो रहा होगा, ऐसा पानी इकट्ठा हो रहा होगा। आज ब्लू है पानी, पानी
समझ में आ रहा है? यो हनी सिंह। ओके, तो ये पानी जमा हो गया। अब पानी जमा हो गया तो एक झील का निर्माण हुआ। झील बनाना जी, लेक। इसको मानव निर्मित झील बोलूंगा, मानव निर्मित झील बोलूंगा। भाई तुम क्या करते हो, नदी में छोटा सा पलधारी बनाया हो, अभी रायगढ़ में छोटा सा डैम बना दियो, कंक्रीट पत्थर को लगा दियो और बीच में वॉल लगा दियो। जिस दिन वॉल खोलते हो पानी भयंकर बह जाता। केलो डैम गया, केलो डैम बड़ा डैम बनाया गया। ओके, पानी जमा हो गया, तालाब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, पानी को रोक दिया ना। पानी को इकट्ठा करने के उद्देश्य से, पानी को किसी पानी की दिशा बदलने के उद्देश्य से, पानी में बाढ़ कंट्रोल को करने के उद्देश्य से ये सब बनाया जाता है डैम। अब जो झील हुआ वो मानव निर्मित बन गया क्या? इसको प्रकृति थोड़ी बनाया था, इसको तो हम बनाए। तो ऐसे झील दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित झील होता है जो डैम के पीछे वाले हिस्से को कहते हैं। ओके, और इसी को ही याद रखना, जो सिखों के गुरु हुए 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनके नाम पर इस झील या जलाशय का नाम गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील कहा गया। ओके, समझ में आया? तो ये पंजाब में है बेटा, ठीक। भांगड़ा के पास ये नागल डैम में जो आपका बन रहा है सरोवर, इधर बना दिया हूं पर है इधर नागल में। ओके, तो नागल डैम में जो सरोवर बना है वो कौन सा सरोवर है? गोविंद सागर झील। क्या झील कहते हैं उसको? गोविंद सागर। समझ में आया जी? भाखड़ा नागल देखो तो क्लियर हुआ क्या? हाँ, यहां देखिए भाखड़ा नागल क्लियर हुआ तो बताइए। भाखड़ा नागल डैम इस सतलज नदी पर है। पहला पॉइंट, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, याद रखना बेटा, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा जहां है हिमाचल प्रदेश में है, नागल कहाँ है तो पंजाब। भाखड़ा एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जबकि नागल पिकअप डैम है। ओके, गोविंद सागर झील है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनके नाम पर कौन सा झील है तो गोविंद सागर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। ओके, याद रहेगा? पक्का? ठीक। क्लियर? स्वर्ण मंदिर को क्या बोला भैया मैं? स्वर्ण मंदिर को क्या बताया? हाँ, हर मंदिर साहिब बोला ना। क्या बोला? अरे हो गया बेटा। ये रूपनगर है। क्या है? देखते जाओ। रूपनगर, रूपनगर ये पहला पॉइंट सतलज नदी के तट पर है। कहाँ है? सतलज नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। यहीं पर रूपनगर में आनंद साहिब है। ठीक, जैसे हम लोग हर मंदिर साहिब देखे अमृतसर, वैसे ही रूपनगर में सिखों का एक धार्मिक क्षेत्र क्या है? आनंद साहिब, जहाँ सिख गुरु उपदेश देते हैं। इसी आनंद साहिब में सिखों के 10वें गुरु, 10th नंबर के गुरु, गुरु गोविंद सिंह। क्या बोला? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ क्या है सब देखते जाओ। खालसा पंथ 1699 की बात है, 1699। खालसा पंथ एक्चुअल में अरबी भाषा के, ठीक है, खालिस शब्द से लिया गया है। खालिस, जिसका मतलब होता है निर्मल और शुद्ध। मैं बोला था ना सिंह और कौर के बारे में, बस ये वही कहानी है, निर्मल और शुद्ध। खालिस का अर्थ क्या होता है? निर्मल और शुद्ध। तो जो व्यक्ति निर्मल है, जो व्यक्ति शुद्ध है, वही खालसा पंथ ज्वाइन कर सकता है। खालसा पंथ, पंथ मतलब एक पृथक विचारधारा। कबीर पंथ, सतनामी पंथ, ऐसे बोलते। पंथ मतलब एक सेपरेट आपका कहीं ना कहीं विचारधारा। अब जैसे मान लो मैं कोई पंथ की स्थापना कर देता हूं, है ना। मैं जैसे आपका
हमारे यहाँ जैसे घासीदास हो गए, बाबा गुरु घासीदास, मन के एक समान। क्या बोले कि सभी मनुष्य एक समान है। वैसे एक ओमकार का कॉन्सेप्ट दिए थे गुरु नानक देव। एक ओमकार सुने हो, पंजाबी है ना, जो भी श्लोक है पंजाबी, जो भी मतलब स्त्रोत है समझो, है ना, जो अपने गुरुओं की प्रार्थना में यूज कर, एक ओमकार ऐसे करके बसता है, सुने हो ना। एक ओमकार का अर्थ होता है ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। समझ में आया ना। तो आपको इतने सारे लोग जब बता रहे हैं ईश्वर एक है, तो लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा, तेरा भगवान मेरा भगवान, वो तो बोला मेरा 2 भगवान। अरे भाई मेरा 500 भगवान है, उससे क्या ही करना है आपको? कर्म अच्छे करो ना, भगवान ऑटोमेटिक मिलेंगे। कर्म ही अच्छा नहीं है। अब मैं बोला खालसा पंथ की शुरुआत की 1699 में। अब ये सब डेट को याद मत क्या करो, है ना, मैं बता देता हूं, वो अलग बात है। आनंद साहिब में सतलज नदी के तट पर रूपनगर मतलब आनंद साहिब में, है ना, सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ में याद रखना, खालसा एक्चुअल में खालिस शब्द से लिया गया। अरबी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया? खालिस। खालिस का अर्थ क्या होता है? निर्मल और शुद्ध। तो इसी आनंद साहिब में इनको सिखों का एक समूह तैयार करना था। सिखों का समूह तैयार करना था। किसको? गुरु गोविंद सिंह जी को। गुरु गोविंद सिंह जी गए आनंद साहिब में और बोले कि मेरे को, है ना, 5 ऐसे लोग चाहिए जो मेरे समूह में शामिल हो और मेरे लिए कहीं ना कहीं निर्मल और शुद्ध तरीके से, है ना, अमन और शांति। क्योंकि उस समय मुगलों का अत्याचार भारत में बहुत बढ़ चुका था। तो मुगलों के विरोध में, जैसे मैं बताया था अकबर, बताया था ना, तो अकबर मुगल बादशाह, उसकी पीढ़ी की बात करो। औरंगजेब का जमाना आ गया। औरंगजेब देखे हो ना? छावा मूवी देखे नहीं क्या? कुछ तो देखा करो भाई, मैं तुम्हारे लिए कैसेट खरीद के ला दूंगा, तुम देखना, डाउनलोड मैं कर दूंगा। ओके। एक दिन यहाँ क्लास में देख रहे थे, अब क्या देख रहे, तो कांतारा ले, है ना। अब बात समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा कि गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने क्या कहा कि आनंद साहिब में इकट्ठा हो गए और बहुत सारे लोग थे सिख कम्युनिटी के लोग। उनको बोला मेरे को पंच, है ना, पंच सखा चाहिए, 5 लोग चाहिए जो मेरे लिए निर्मल और शुद्ध तरीके से, क्लियर, अपना कहीं ना कहीं डेडिकेशन मोड में अमन और शांति के उद्देश्य से मेरे लिए क्या करे, जो मुगल है या जो अत्याचारी लोग हैं उनके खिलाफ विद्रोह करे, विरोध प्रदर्शन करे। तो ऐसे लोग 5 पुरुष 5 महिलाएं निकल कर आई। उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया बेटा, याद रखना, एक लोहे के कटोरे में, है ना, जल डालकर, है ना, बतासा मिलाकर अमृत पान कराया। ठीक है, अमृत पान कराया मतलब आपने खालसा पंथ को स्वीकार कर लिया। अब खालसा पंथ को स्वीकार कर लिया, याद रखना बेटा, तो आपको कुछ नियम धारण करने पड़ेंगे। एक तो जो ईश्वर की देन है वो है केस। क्या है? केस। जो ईश्वर की देन है भाई, ईश्वर की देन है, तभी तो इसको काटना नहीं है भाई। तुम अपनी मर्जी से क्यों काटा? जो प्रकृति चाह नहीं रही है, बाल काटना चाह नहीं रही है, तभी तो वो बढ़ रहा है। अगर काटना रहता तो बढ़ता ही नहीं। क्या आपके हाथ बढ़ रहे हैं क्या? और एक सीमा के बाद रुक गए, नहीं बढ़ते तो चलो आधा काट के फिर वापस ले आते, फिर बढ़ते, फिर काट कर ले आते। तो जो बढ़ रहा है, जो प्रकृति का देन है, उसको काटना नहीं। तो इसलिए केस रखने का प्रावधान रखा गया। केस मतलब बाल, है ना। तो पहला के, 5 के का, है ना, कंकार बोलते हैं, 5 कंकार। ओके, 5 के का कॉन्सेप्ट, 5 के का कॉन्सेप्ट खालसा पंथ में दिया गया है। तो पंजाबी लोग जो खालसा पंथ को अपनाते हैं उनमें देखना, जो बाल रखेगा, पगड़ी धारण करेगा, क्लियर, वो खालसा पंथ में, याद रखना बेटा, बाल रखेगा, पगड़ी धारण करेगा। समझ में आ रहा है डियर? तो वो केस रखेगा, केस, केस। ओके। केस किस चीज को दिखा रहा है? जो ईश्वर की देन है, जो ईश्वर की देन है, ईश्वर की इच्छा है, उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ईश्वर का प्रतीक है मान। दूसरा बोला मैं कंघी, वो भी लकड़ी का कंघी। ठीक है, प्लास्टिक का खरीद के नहीं ले आओगे आप, है ना, कंघी लकड़ी का, जो पवित्रता की, है ना, साफ सफाई। कंघी मतलब साफ सफाई। तो लकड़ी का कंघा ये आपको रखना है। तो पहला केस, दूसरा मैं बोला कंघा। तीसरा जो है ना बेटा, ये कड़ा है। कड़ा, कड़ा का मतलब होता है बंधन। आप ईश्वर से हमेशा बंधे रहोगे, ईश्वर से हमेशा बंधे रहो। भाई मेरे को कोई कड़ा पहना दिया तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अब मैं बंधन में बंध चुका हूं,
अब मेरा फर्ज है कि सामने वाला ने अगर मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है ना, और वचन लिया है कि मेरे भाई मेरे जीवन भर तू रक्षा करना, है ना, 2-2 हजार रुपए, ठीक है, राखी के दिन डाल देना, तो उसका मतलब क्या है, कड़ा। कड़ा बंधन का प्रतीक है, तो कड़ा आपको धारण करना। कड़ा के बाद आपका कच्छा, क्या बोला, कच्छा, ठीक है। कच्छा पवित्रता, शुद्धता, है ना, वो भी सूती का कच्छा, ठीक है, सूती का कच्छा। तो आप अगर पवित्र हैं, आप अगर अपने आप को पवित्र रखे हुए हैं, है ना, गलत कृत्यों में नहीं है, तो आप क्या धारण करेंगे, कच्छा। और पांचवा है, याद ना, अपने तथा अपने आसपास जितने भी लोग हैं इनकी रक्षा के लिए अगर आपको युद्ध करना पड़े तो आप युद्ध करेंगे, कृपाण धारण करेंगे। ओके, तो 5K का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। रूपनगर, क्या बोला, आनंद साहिब, खालसापन की शुरुआत। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ खालसापन की शुरुआत की है। खालसापन में 5K का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन लोग जो खालसापन अपनाते हैं वो अपना सरनेम क्या लिखते हैं, सी का अर्थ क्या होता है, मेरे शेर। और जो इनमें जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके सरनेम क्या बनता है, कौर, तो हमारी राजकुमारी, ऐसा हमारी पुत्री या हमारी महिलाएं राजकुमारी है और हमारे पुत्र सिंह है। ओके, बोलो समझ में आया, क्लियर। देखो ध्यान से, ये अटारी बॉर्डर है बेटा, अटारी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो सबसे अंतिम बिंदु है ये अटारी है। हमारे वाले लोग अटारी, इधर वाले लोग बाघा, क्या बोलते हैं, बाघा, बाघा बॉर्डर। आप लोग भी बोल देते हो मैं बाघा बॉर्डर जा रहा हूं, मैं यहाँ गया हूं, ठीक है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का प्रदर्शन चलता है, एक बार विरोध हुआ, उसके बाद से शायद बंद कर दिए थे, अब फिर से शुरू किए, तो वहाँ आर्मी का प्रदर्शन, परेड वगैरह चलता है वहाँ पर सनक। तो बस इतना जानना है कि इंडियन आर्मी का बॉर्डर है क्या, अटारी बॉर्डर। ओके, याद रहेगा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर है। ओके, ठीक। एक तो बच गया पठानकोट, क्या बच गया, इंडियन आर्मी का एयरबेस, इंडियन आर्मी का एयरबेस। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान या भारत या किसी अन्य देश का युद्ध हुआ, तो यदि युद्ध में कोई भी परेशानी हुई तो उसको हवाई सहायता देना, तो आपका आर्मी का हवाई जहाज कहाँ उतरेगा, पठानकोट। कोई घायल हुआ तो उसको लेकर आना, एयरबेस, क्या बोला, एयर, इंडियन आर्मी का एयर बेस। क्लियर है डियर, ठीक। देखो ध्यान से, दिस इज ऑल अबाउट पंजाब। ज्यादा समय हो गया, नहीं तो मैं हरियाणा भी पढ़ाता, इसमें कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, क्लियर। देखिए डियर, समझ में आया तो बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी।